नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। सेबी ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बांधवगढ़ वन्य अभयारण्य में पुरातात्विक अवशेषों की खोज की। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान देश के अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किए गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2020-21 के तहत हुई प्रगति की जानकारी दी गई। इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर परियोजना में भारत ने योगदान किया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के लिए फ्रेमवर्क 1 जनवरी 2023 से लागू होगा। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और क्रेडिट एनहांसमेंट रेटिंग के लिए रेटिंग प्रक्रिया में सुधार करना है। क्रेडिट एनहांसमेंट का उपयोग कुछ संरचित वित्तीय उत्पादों में निवेशकों के जोखिम को कम करने के लिए किया जाता है। क्रेडिट एनहांसमेंट द्वारा कर्जदाता को ये आश्वासन दिया जाता है कि कर्जदार बीमा, अतिरिक्त संपार्श्विक या तृतीय पक्ष गारंटी के माध्यम से कर्ज चुकाने के दायित्व को पूरा करेगा। इस नए मानदंड के मुताबिक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां स्पष्ट क्रेडिट एनहांसमेंट वाले वित्तीय लिखितों की रेटिंग के अंत में क्रेडिट एनहांसमेंट जोड़ सकती हैं। सेबी ने उन लिखितों की एक सूची निर्धारित की है जिनकी रेटिंग के साथ क्रेडिट एनहांसमेंट जोड़ा जा सकता है। इस सूची में गारंटीकृत बॉन्ड, वाणिज्यिक बंधक समर्थित प्रतिभूतियां आदि शामिल हैं। ये निर्दिष्ट सपोर्ट कंसीडरेशन द्वारा समर्थित क्रेडिट एनहांसमेंट युक्त या फिर क्रेडिट एनहांसमेंट रहित क्रेडिट रेटिंग के साथ डिस्क्लोजर शामिल होगा। क्रेडिट रेटिंग प्रदान करते समय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां निर्दिष्ट सपोर्ट कंसीडरेशन की प्रकृति पर स्वतंत्र रूप से यथोचित सतर्कता बरतेंगी। इसके बाद इस सतर्कता के आधार पर एक निश्चित राय बनाएगी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ये सुनिश्चित करने के लिए सपोर्ट कंसीडरेशन दस्तावेजों का सत्यापन करेंगी कि ये समर्थन बिना शर्त, अपरिवर्तनीय और कानूनी रूप से लागू करने योग्य है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां किसी व्यक्ति या कंपनी की ऋण पात्रता का मूल्यांकन और आकलन करती हैं। भारत में ये भारतीय प्रतिभूतियां और विनिमय बोर्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां विनियम 1999 द्वारा विनियमित हैं। भारत की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में शामिल हैं क्रिसिल, केयर, इक्रा, SMREA और ब्रिकवर्क रेटिंग आदि। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बांधवगढ़ वन्य अभयारण्य में पुरातात्विक अवशेषों की खोज की है। इन अवशेषों में अलग अलग धर्म से संबंधित वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित 26 बौद्ध गुफाएं और स्तूप मिले हैं। गुफाओं में चैत्य जो कि गोलाकार होते हैं, दरवाजे और पत्थर की बनी शैया प्राप्त हुई है जो महायान बौद्ध स्थलों की विशेषताएं हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि महायान और हीनयान धर्म में बेसिक अंतर क्या है। अगला है एक वृत्तानुष्ठित यानी कि गोल आकार का स्तूप और बौद्ध स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए हैं जिसमें लघु स्तूपों की नक्काशी है। ये लगभग 2री-3री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। वहीं हिंदू धर्म से संबंधित बात करें तो इसमें कलचुरी काल के 26 मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा 2 शैव मठ भी खोजे गए हैं। आपको बता दें कि कलचुरी काल 9वीं से 11वीं शताब्दी ईस्वी तक था। कलचुरी राजवंश ने गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में शासन किया था। सबसे प्राचीन एलोरा और एलिफेंटा गुफा स्मारकों से भी इनका संबंध रहा है। हिंदू धर्म से संबंधित 46 मूर्तियों में से वराह मूर्ति संभवतः दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है। ये मूर्तियां 2री से 15वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की हैं। इसके अलावा कुछ अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं जो कि 2री से 5वीं शताब्दी ईस्वी के हैं। यहाँ ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए 24 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इनमें मथुरा, कौशाम्बी, पावता, वेजभरदा और सपत नैरिका जैसे नगरों का उल्लेख किया गया है। इनके अलावा भीमसेन, महाराजा पोथासिरी और भट्टदेव जैसे राजाओं का भी उल्लेख है। इसके अलावा नागरी और शंख लिपि में भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इन अवशेषों में मुगल काल और जौनपुर सल्तनत के शर्की वंश के सिक्के प्राप्त हुए हैं। गुफाओं में 4वीं से 5वीं शताब्दी ईस्वी के गुप्तकालीन दरवाजे की चौखट और नक्काशी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इनके अलावा 2री से 15वीं शताब्दी के बीच के जल निकायों के अवशेष भी मिले हैं। ये जो टॉपिक है ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब ये जो पॉइंट है ये मेंस की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि इन खोजों का आखिर महत्व क्या है।
जिन क्षेत्रों में हिंदू राजवंश ने शासन किया वहां से बौद्ध संरचनाओं का मिलना धार्मिक सद्भाव का संकेत है, लेकिन इन बौद्ध संरचनाओं का निर्माण किसने किया ये अभी तक ज्ञात नहीं है। प्राप्त नगरों के नाम से पता चलता है कि उनके बीच व्यापारिक संबंध रहे होंगे और अन्य नगरों के लोगों ने कुछ दान किया होगा। और क्योंकि ये अवशेष बांधवगढ़ से मिले हैं, इसलिए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की चर्चा भी महत्वपूर्ण हो जाती है। ये रिजर्व भारत के हृदय यानी कि मध्य प्रदेश की विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच में स्थित है। घाटियों, पहाड़ियों और मैदानों के अलावा बांधवगढ़ किला भी यहाँ का मुख्य दर्शनीय स्थल है। यहाँ के पर्यावासों में उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन, साल युक्त पर्णपाती वन, मिश्रित वन और घास के मैदान शामिल हैं। इसमें कई पुरातात्विक स्मारक भी हैं। बांधवगढ़ में पहली बार वर्ष 1938 में एक पुरातात्विक स्थल की खोज की गई थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2020-21 के तहत हुई प्रगति की जानकारी दी गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य लोक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना है। इसके दो घटक हैं, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संबंध में वर्ष 2025 तक प्राप्त किए जाने वाले मुख्य लक्ष्य और अब तक की प्रगति की बात करें तो नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार वर्तमान स्थिति में मातृ मृत्यु अनुपात 103 है, जबकि वर्ष 2025 तक इसका लक्ष्य 90 रखा गया है। वहीं शिशु मृत्यु अनुपात की बात करें तो 2020 तक ये 28 था, जबकि 2025 तक इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 23 रखा गया है। वहीं 5 वर्ष से कम आयु में मृत्यु दर की बात करें तो वर्ष 2020 तक ये 32 थी और 2025 तक इसे 23 लाने का लक्ष्य रखा गया है। कुल प्रजनन दर वर्ष 2019 से 21 में 2.0 थी, जिसे 2025 तक 2.1 लाने का लक्ष्य रखा गया है। कुष्ठ रोग की बात करें तो भारत को वर्ष 2005 में कुष्ठ रोग मुक्त घोषित किया गया था, लेकिन देश में अब भी दुनिया के आधे से अधिक नए कुष्ठ रोगी हैं। 2025 तक कुष्ठ रोगियों के मामले में 10,000 की जनसंख्या पर इसको 1 से भी कम लाना है और सभी जिलों में 0 मामलों पर पहुंचना है। वहीं मलेरिया की बात करें तो वर्ष 2020 में मलेरिया के मामलों में 46.28% और मलेरिया से होने वाली मौतों में 18.18% की गिरावट दर्ज की गई थी और अब इसे वर्ष 2025 तक 1000 पर 1 से भी कम लाना है। टीबी, क्षय रोग या तपेदिक। प्रति 1 लाख जनसंख्या पर टीबी के मामले वर्ष 2012 के 234 से घटकर वर्ष 2019 में 193 रह गए थे। प्रति 1 लाख जनसंख्या पर टीबी के कारण मृत्यु दर वर्ष 2012 की 42 से घटकर वर्ष 2019 में 33 हो गई थी। देश से वर्ष 2025 तक टीबी महामारी का उन्मूलन किया गया। और आइए बात करते हैं वर्ष 2020-21 में एनएचएम के तहत अन्य उपलब्धियों की। रोजगार सृजन की बात करें तो 2,71,000 अतिरिक्त मानव संसाधनों को नियुक्त किया गया है। इनमें विशेषज्ञ, स्टाफ नर्स आदि शामिल हैं। वहीं अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से 30 अतिरिक्त सचल चिकित्सा इकाइयां जोड़ी गई हैं। आधुनिक कोल्ड चेन उपकरणों की आपूर्ति की जा रही है। 1000 से ज्यादा फर्स्ट रेफरल इकाइयों का संचालन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम 2016 सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर सभी जिला अस्पतालों में डायलिसिस सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 35 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के 505 जिलों में PMNDP लागू किया गया है। आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी के लिए पैकेज चरण 1 का कार्यान्वयन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली के लिए एक कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य किया है। इससे कोविड-19 की शीघ्र रोकथाम करने, पता लगाने और प्रबंधन के लिए तत्काल उपाय किए जा सकते थे। अगली खबर रक्षा क्षेत्र से है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान देश के अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किए गए हैं। सीडीएस का पद वर्ष 2019 में सृजित किया गया था। वो सेना, नौसेना और वायुसेना का प्रमुख होता है। वो एक 4 स्टार सैन्य अधिकारी होता है। सीडीएस पद के लिए पहला प्रस्ताव कारगिल समीक्षा समिति ने दिया था। बाद में रक्षा और सुरक्षा पर नरेश चंद्र समिति तथा शेकटकर समिति ने भी सीडीएस पद के सृजन का विचार प्रस्तुत किया था। सीडीएस पद के लिए 62 वर्ष से कम
कम आयु का कोई भी सेवारत या सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल, एयर मार्शल और वाइस एडमिरल नियुक्ति के लिए पात्र है। केंद्र सरकार सीडीएस के कार्यकाल को बढ़ाकर अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक कर सकती है। और आइए अब आपको बताते हैं सीडीएस की क्या क्या भूमिका होती है और क्या शक्तियाँ होती हैं। सीडीएस रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सैन्य कार्य विभाग का प्रमुख होता है। वो इसके सचिव के रूप में कार्य करता है। सीडीएस मौजूदा चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का स्थायी अध्यक्ष होता है। इसके अलावा वो रक्षा अधिग्रहण परिषद और रक्षा योजना समिति का भी सदस्य होता है। सीडीएस तीनों सेनाओं से संबंधित सभी मामलों पर रक्षा मंत्री का प्रमुख सैन्य सलाहकार भी है। वो परमाणु कमान प्राधिकरण के सैन्य सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है। सीडीएस का पद इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक्स, परिवहन, प्रशिक्षण आदि में संयुक्त समन्वय स्थापित करता है। वो सरकार और सशस्त्र बल के बीच समन्वय को मजबूत बनाता है। वो तीनों सेनाओं द्वारा स्वदेशी उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देता है। वो भारतीय सशस्त्र बलों को एकीकृत थिएटर कमांड में पुनर्गठित करने का प्रयास करता है। विश्व में ऐसे कई देश हैं जहां पर सीडीएस पद मौजूद हैं, जैसे कि इटली में इसे द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहा जाता है, फ्रांस में इसे द चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द आर्मीज कहा जाता है, चीन में द चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ, स्पेन में द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यूनाइटेड किंगडम में द चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, कनाडा में चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ और जापान में चीफ ऑफ स्टाफ जॉइंट स्टाफ कहा जाता है। इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर परियोजना में भारत ने योगदान किया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की 66वीं बैठक वियना में आयोजित हुई है। बैठक के दौरान आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि भारत ने फ्रांस में ITER परियोजना के लिए क्रायोलाइन की आपूर्ति की है। IAEA परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग और सुरक्षा उपायों के प्रवर्तन को बढ़ावा देता है। इससे परमाणु ऊर्जा का सैन्य उपयोग करने से रोका जा सकता है। ITER फ्रांस में स्थित है। इसे वर्ष 1985 में लॉन्च किया गया है। इसके कई उद्देश्य हैं, जैसे कि भविष्य में ऊर्जा के स्रोत के रूप में परमाणु संलयन की व्यवहार्यता सिद्ध करना और 35 देशों के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व के सबसे बड़े टोकामक का निर्माण करना। टोकामक एक प्रयोगात्मक चुंबकीय संलयन उपकरण है। इसे संलयन से उत्पन्न ऊर्जा का दोहन करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक टोकामक के भीतर संलयन के माध्यम से उत्पन्न ऊर्जा को पात्र की दीवारें ऊष्मा के रूप में भी अवशोषित कर लेती हैं। इसका संलयन ताप संयंत्र, भाप और फिर बिजली का उत्पादन करने के लिए उपयोग करेंगे। ITER के सदस्य हैं चीन, यूरोपीय संघ, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा सहायता प्राप्त प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान ITER में भारत की सहयोग एजेंसी है। क्रायोलाइन की आपूर्ति के अलावा IPR ने ITER को गर्म गैसों के लिए लगभग 6 किलोमीटर की रिटर्न लाइनों की आपूर्ति भी की है। इनका निर्माण भारत में ही हुआ है। आपको बता दें कि परमाणु संलयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो हल्के नाभिक आपस में मिलकर बड़ी मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त करते हैं। संलयन संयंत्रों में ट्रिटियम और ड्यूटेरियम के परमाणुओं का उपयोग किया जाता है। परमाणु संलयन के कई लाभ हैं। इससे प्रचुर मात्रा में ऊर्जा उत्पादन होता है, ईंधन कभी समाप्त नहीं होता है और संलयन संयंत्र CO2 जैसी हानिकारक गैसों का उत्सर्जन नहीं करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। विमानन क्षेत्र में CO2 उत्सर्जन में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि ICAO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के भागीदार संगठन बनने का विचार भी भारत ने प्रस्तुत किया था। विमानन क्षेत्र लगभग 2.5% वैश्विक CO2 उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। वर्ष 2015 में भारत का कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित दुनिया का पहला हवाई अड्डा बन गया था। भारत ने वर्ष 2022 तक नवीकरणीय स्रोतों से 175 गीगावाट की विद्युत क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 121 हस्ताक्षरकर्ता देशों और 32 सहयोगी संगठनों का एक गठबंधन है। इनमें संयुक्त राष्ट्र संघ के भी कई संगठन शामिल हैं। ISS संधि आधारित एक अंतर सरकारी संगठन है। ये सौर संसाधन संपन्न देशों के गठबंधन के रूप में कार्य करता है ताकि उनकी विशेष ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। ये देश पूरी तरह से या आंशिक रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है। इसे फ्रांस और भारत ने वर्ष 2015 में पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में लॉन्च किया था। इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक $1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक धन जुटाकर सदस्य देशों
देशों की जरूरतों के लिए भविष्य के सौर ऊर्जा उत्पादन, भंडारण और प्रौद्योगिकियों के लिए मार्ग प्रशस्त करना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है। वही अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन पर अभिसमय के तहत स्थापित किया गया था। इस अभिसमय को शिकागो कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। ये संस्था विश्व की 193 राष्ट्रीय सरकारों द्वारा वित्त पोषित और निर्देशित है। ये विमानन क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के प्रति प्रतिबद्ध संस्था है। इसके कई कार्य हैं। ये राजनयिक अंतरक्रिया को जारी रखकर ICAO सचिवालय को सक्रिय बनाए रखता है। ICAO महासभा के माध्यम से सरकारों द्वारा निर्देशित और समर्थित नई वायु परिवहन नीति पर शोध करना और नवाचारों का मानकीकरण करना शामिल है। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियां। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने दल बदल के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। न्यायालय के मुताबिक दल बदल से संबंधित संविधान की 10वीं सूची के तहत किसी विधायक के विरुद्ध एक अयोग्यता याचिका का निर्णय करते समय विधानसभा अध्यक्ष उस विधायक के पूर्व विधानसभा सदस्य दर्जे को समाप्त नहीं कर सकता है। वर्ष 2014 में बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने 10वीं अनुसूची के तहत न केवल कुछ विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था बल्कि उनके पूर्व विधायक का दर्जा भी समाप्त कर दिया था और इस तरह से उन्हें पेंशन और अन्य लाभों से भी वंचित कर दिया था। किहोतो, होलोहन बनाम जचिल्यू और अन्य वाद में उच्चतम न्यायालय ने 1992 में ये निर्णय दिया था कि 10वीं अनुसूची के तहत अध्यक्ष की शक्ति न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटरमणी को भारत का अगला महान्यायवादी नियुक्त किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद का प्रावधान किया गया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। महान्यायवादी एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो। AGI को भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार है। उसे संसद के दोनों सदनों या उनकी संयुक्त बैठक और संसद के किसी भी समिति की कार्रवाई में बोलने तथा भाग लेने का अधिकार है, लेकिन उसे मतदान करने का अधिकार नहीं है। फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म। भारत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने नीदरलैंड के साथ मिलकर निवेश के लिए फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म को औपचारिक रूप प्रदान किया है। इसका उद्देश्य एक मंच के रूप में कार्य करना है ताकि भारत में कार्यरत डच कंपनियों के निवेश संबंधी मामलों का तीव्र समाधान किया जा सके। इन्वेस्ट इंडिया FTM का कार्यकारी निकाय है। ये पारस्परिक निवेश गतिविधियों को बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय प्रयासों को मजबूत करेगा और उनमें सहायता प्रदान करेगा। नीदरलैंड भारत में चौथा सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को दिसंबर 2022 तक बढ़ाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को केंद्र सरकार ने मार्च 2020 में आरंभ किया है। इसे कोविड-19 के कारण लगाए गए पहले राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान गरीबों को प्रतिमाह 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। ये खाद्यान्न सहायता सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत प्रदान किए जाने वाले सब्सिडी वाले राशन के अलावा है। शुरुआत में इस योजना को केवल 3 महीने के लिए आरंभ किया गया था। हालांकि तब से इस योजना की अवधि को निरंतर बढ़ाया जा रहा है। इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने EPC मॉडल के तहत 3 प्रमुख रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के भारतीय रेलवे के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इनके पुनर्विकास में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का कुल निवेश किया जाएगा। ये रेलवे स्टेशन है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई। इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण हितधारकों के बीच एक प्रकार का निर्माण अनुबंध है। इसके अंतर्गत ठेकेदार सभी EPC गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होता है ताकि नियोक्ता या स्वामी को पूर्व निर्धारित समय और लागत के भीतर पूरी की गई परियोजना प्रदान की जा सके। इस मॉडल के तहत संपूर्ण लागत सरकार वहन करती है। सरकार निजी अभिकर्ता से इंजीनियरिंग विशेषज्ञता के लिए बोलियां आमंत्रित करती है।
अगला टॉपिक है इनविट और रिट। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने सूचीबद्ध रिट यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इनविट यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के लिए अधिमान्य मुद्दों पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनविट म्यूचुअल फंड के समान निवेश योजना है। ये व्यक्तियों और संस्थागत निवेशकों को अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश करने की अनुमति प्रदान करता है। इससे वे आय का एक हिस्सा रिटर्न के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। वहीं रिट्स सूचीबद्ध संस्थाएं हैं। ये आय सृजन के लिए भवनों या संपत्तियों का स्वामित्व या संचालन और प्रबंधन करती हैं। अगला है वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दुबई में WGES यानी वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट में हरित अर्थव्यवस्थाओं के लिए मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व में हरित अर्थव्यवस्था पर अग्रणी वैश्विक मंचों में से एक है। ये मंच महत्वपूर्ण क्षेत्रकों के विश्व स्तरीय विशेषज्ञों को एक साथ लाता है। इसका उद्देश्य वैश्विक हरित अर्थव्यवस्था और सतत विकास एजेंडे को आगे बढ़ाने पर प्रत्यक्ष रूप से ध्यान केंद्रित करना है। इसका लक्ष्य एक संधारणीय भविष्य प्रदान करने के लिए कार्रवाई को बढ़ावा देना है। इस समिट के तहत विषयगत आधार हैं ऊर्जा, वित्त, खाद्य सुरक्षा और युवा। रानीपुर टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने चित्रकूट जिले में स्थित रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य को राज्य के चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचना को अनुमोदित किया है। राज्य में स्थित अन्य 3 टाइगर रिजर्व हैं दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़। इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38V के तहत अधिसूचित किया गया है। ये धारा टाइगर रिजर्व घोषित करने के लिए अनुसूचित जनजातियों या अन्य वनवासियों के पुनर्वास से जुड़े नियमों और शर्तों को सूचीबद्ध करती है। RTR यानी रानीपुर टाइगर रिजर्व बुंदेलखंड में स्थित है। यहाँ उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यहाँ बाघ, तेंदुए, स्लॉथ, बियर आदि जैसे जीव पाए जाते हैं। कुशियारा नदी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और बांग्लादेश प्रत्येक पक्ष पर कुशियारा नदी से 153 क्यूसेक जल की निकासी से संबंधित समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। ये असम को शुष्क मौसम के दौरान उपभोग आवश्यकता के लिए नदी से जल प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। कुशियारा बराक नदी की एक सहायक नदी है। ये असम से होते हुए बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपनों का और अपना विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार। थैंक यू फॉर लिसनिंग।